अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इन दिनों रैलियों के बजाय राजनीतिक यात्राओं का चलन शुरू हो चुका है। और ये राजनीतिक यात्राएं रैलियों से ज़्यादा सुपरहिट हो रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है और राजनीतिक दल रैलियों के बजाय यात्राओं पर क्यों फोकस कर रहे हैं? आज ये मसला इसलिए उठा क्योंकि आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा पावर शो बुंदेलखंड में, बांदा और महोबा में किया है, जहां वो विजय रथ लेकर 3 जिलों की यात्रा पर निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बस इसी हफ्ते एक नहीं बल्कि प्रदेश में 6 यात्राएं एक साथ शुरू करने जा रही है। और कल प्रियंका गांधी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा यात्रा लेकर निकल रही हैं। यानी अब रैलियों की बजाय आपको यात्राएं देखने को मिलेंगी और उन यात्राओं के जरिए क्या राजनीतिक संदेश और क्या राजनीतिक प्रदर्शन होंगे, इसके बारे में आज हम इस डिबेट में चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को महज कुछ दिन शेष हैं, 20 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। आज 1 दिसंबर है, 19 दिन बचे हैं। 19 दिन के बाद चुनाव आयोग को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी दिन उत्तर प्रदेश के भीतर 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू कर दे। यानी अब महज 19 दिन के बाद तय चुनाव आयोग को करना है कि यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव कब कराना है। वक्त कम बचा है, 75 जनपद, 403 सीट, और स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजनीतिक ताकत वाला प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है कि बाकी 4 राज्यों के मुकाबले पॉलिटिकल स्टेक उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी है। डू एंड डाई की सिचुएशन है। अपनी सत्ता को वापस बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जीतोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। 2017 जैसी स्थिति बीजेपी के समक्ष यूपी में नहीं है। कारण विपक्ष में अखिलेश यादव को मिल रहा अपार जन समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष चुनौती इस बात की है कि 1985 से लेकर अब तक कोई भी सरकार यूपी में रिपीट नहीं हुई है। तो क्या बीजेपी वो मिथक तोड़ पाएगी उत्तर प्रदेश में? एक बड़ा प्रश्न है। अखिलेश यादव पूरी ताकत से लगे हुए हैं अपनी सत्ता में वापसी, जो 2017 में उन्होंने गंवाई थी। उन्होंने छोटे छोटे गठबंधन किए हैं, उन गठबंधनों के नेताओं को साथ जोड़ा है। ओबीसी की वो कम्युनिटी जो उनसे दूर हो गई थी, उन सबको जोड़कर एक अम्ब्रेला के नीचे लाए हैं और अब वो विजय यात्रा कर रहे हैं। और ये विजय यात्रा बड़ी टैक्टिकली की जा रही है, रणनीतिक रूप से की जा रही है। उन जिलों में की जा रही है जहां पर इसका अत्यधिक प्रभाव हो सके और वहां जहां समाजवादी पार्टी पिछली बार ज़्यादा बुरी तरह से चुनाव हारी थी, ताकि उन सीटों पर फोकस ज़्यादा हो सके। यानी जो मध्यम दर्जे की सीटें हैं या जो कमज़ोर सीटें रही हैं, उनको अत्यधिक टारगेट करके इस बार विजय यात्रा निकाली जा रही है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बेहद कड़ा मुकाबला दे रही है। और अखिलेश यादव की यात्राओं में आ रही भीड़ ने इस बात फिर साबित किया है कि विपक्ष में वो सबसे ताकतवर और सर्वाधिक भीड़ जुटाने वाले नेता हैं। मायावती ने अभी अपना प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं किया है कि उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर क्या उनकी रणनीति है। सामान्य तौर पर मायावती रोड शो नहीं करती हैं, यात्राएं भी नहीं करती हैं और वो प्री प्लान तरीके से आयोजित रैलियों को संबोधित करती हैं। लेकिन अभी उनका उत्तर प्रदेश को लेकर कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। वो प्रतिज्ञा यात्राएं कर रही हैं। लखनऊ में कर चुकी हैं, गोरखपुर हो चुका है उनका, वाराणसी में कर चुकी हैं और अब कल प्रियंका गांधी मुरादाबाद में होंगी। मुरादाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का गढ़ है और आजकल वो बीजेपी का भी गढ़ है। तो प्रियंका गांधी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, जो रुहेलखंड के एरिया में लगता है, उस जगह से अपनी प्रतिज्ञा यात्रा निकालेंगी, जिसमें कांग्रेस जनता के साथ अपने वायदे बताएगी कि 2022 में उसे क्यों चुना जाए और उसे क्यों सत्ता चाहिए। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा में वैसे काफ़ी भीड़ आ रही है, वाराणसी में भी, गोरखपुर में भी, और चित्रकूट में उनका शक्ति संवाद भी काफ़ी चर्चा में रहा है। कांग्रेस भले ही इसको वोटों में न परिवर्तित कर पाए, या हो सकता है कि कर ले, लेकिन प्रियंका गांधी की रैलियों में भीड़ तो आ रही है। तो क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है और दूसरे विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, इस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। लेकिन मुख्य मुकाबला, जैसा मैंने पिछले हफ्ते की डिबेट में ही बताया था कि मुख्य मुकाबला बाइपोलर होता जा रहा है। एनडीए अलायंस वर्सेस समाजवादी अलायंस।
और इसमें एक बज क्रिएट कर रही हैं, उनका नाम है प्रियंका गांधी। बीएसपी के बारे में चूंकि खामोशी है, वो अभी कर क्या रहे हैं, इसलिए उनका आइडिया नहीं है कि उनकी राजनीति किधर जा रही है। आजकल असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, और अमूमन हफ्ते में 2 से 3 रैलियों और यात्राओं को वो संबोधित कर रहे हैं। तो क्या वो समाजवादी पार्टी को नुकसान करने में कामयाब होंगे, या वो एक नए किस्म की राजनीति कर रहे हैं अपनी पार्टी की जड़ों को जमाने के लिए? मसले तमाम है बहनों भाइयों, लेकिन मामला बहुत दिलचस्प है उत्तर प्रदेश का। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ बयान सुने, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति किस हाल में किस रूप में बदहाल थी। पर्व और त्योहारों के पहले गंभीर होते थे, जब मर्जी आती थी पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके दंडाई रखते थे और सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होता था। ये डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते इस डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। ये इंजन फेल सरकार है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से समीर सिंह हैं, मनोज राय धूपचंडी समाजवादी पार्टी से हैं, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं, धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हैं, असीम वकार एमआईएम से हैं, ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई थी प्रदेश कार्यालय पे, जिसमें यह तय किया गया कि बीजेपी पूरे प्रदेश में 6 बड़ी यात्राएं निकालेगी और इस 7 दिसंबर से यात्राएं शुरू होंगी। क्या ये यात्राएं आपको विपक्ष की यात्राओं के दबाव में शुरू करनी पड़ रही हैं? नहीं ब्रजेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के अंदर हमने यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। हम किसी दबाव में और किसी की अनुकरण में यात्रा नहीं कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को देखेंगे तो हमने 2014 में भी यात्रा निकाली थी, हमने 2017 में भी यात्राएं निकाली थी, और हम 2019 में भी निकाले थे, और आज 2022 के इलेक्शन के पहले भी हम यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यात्रा के पीछे का मकसद है कि सरकार की उपलब्धियों और सरकार के काम को हम नीचे तक जनता के बीच में ले जाएंगे, संवाद करेंगे, हमारे नेता जाएंगे, हम सब जाएंगे और संवाद करके जनता को ये बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या किया है, आपके विकास के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी तरक्की के लिए। और आप देखिए जी, अभी मैं आपको सुन रहा था कि अखिलेश जी भी यात्रा कर रहे हैं, प्रियंका जी भी कर रही हैं। ये दोनों नेता 2022 के इलेक्शन को लेके कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश की यात्रा किया है, और हमको लगता है कि मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 सालों में इन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा किया है, और कई जिले ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 बार गए हैं। और एक विशेष बात रही कि उन्होंने एक नई संस्कृति को जन्म दिया कि कोई मुख्यमंत्री गेस्ट हाउस में नहीं रुकता था। आदरणीय योगी जी ने जिस भी जिले में गए वहां के सर्किट हाउस में, वहां के गेस्ट हाउस में रुके, और एक राजनैतिक लाइन खींचने की कोशिश की और बताने का इन यात्राओं के जरिए समीर जी आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? संस्कृति राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा बहुत साफ है। जो हमने जनता के लिए काम किया है, सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास के नारे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया था, हमने जो काम किया है जनता के लिए, हम उसको लेके लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और किसी भी राजनीतिक दल का ये काम है कि हम 5 साल सरकार में अगर रहे हैं तो हमें अपने कामों को लोगों के बीचों में बताना तो चाहिए। मैं इसको ये मानूं कि आप अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए 7 दिसंबर से निकल रहे हैं? नहीं, 7 दिसंबर नहीं ब्रजेश जी, 15 दिसंबर से प्रस्तावित है। हम आगे इस यात्रा को घोषित करेंगे कि हमारी यात्रा कैसे चलेगी, हम रूट घोषित करेंगे, हम जिले घोषित करेंगे, कहां कहां जाएगी, कैसे जाएगी। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर मैं मनोज राय धूपचंडी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। आज अखिलेश यादव जी बुंदेलखंड में
विजय यात्रा करने निकले हैं 3 जनपदों की। बीजेपी का तो ये कहना है कि ये उनकी कॉपी किया जा रहा है और उनके मसलों को लेकर ही यात्राएं की जा रही हैं। तो अगर पहले ये यात्रा नहीं है बल्कि ये चुनावी यात्रा है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। आप चूंकि पुराने पत्रकार हैं और जानते हैं, आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से नाराजगी इनके विधायकों से लोगों को है। सरकारी अधिकारी किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, थानों में किस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा है, तहसील में किस तरीके से आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम 50 साल राज करें, वो पूरे के पूरे अपने कैबिनेट को टॉप के जो लोग हैं 1, 2, 3, 4 उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतार दिया है। ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है और जनता अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है। जो ये कह रहे थे कि हम जनता को बताने जाते हैं, जब कोरोना फैला था तो योगी जी बंगाल में जाके दीदी और दीदी कह रहे थे, तब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे थे, लोगों को शव जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लकड़ियां नहीं मिल रही थी। उस समय बंगाल को फतह करने के लिए योगी जी गए थे। तो अब ये चाहे जितनी यात्राएं कर लें ब्रजेश जी, इनको वापस जाना है। और अहंकार तो रावण का नहीं चला, इनका क्या चलेगा? तो इन यात्राओं के जरिए अखिलेश जी चलनी है, क्या संदेश जनता में देने की कोशिश कर रहे हैं? मकसद क्या है इन यात्राओं का? हम जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके बीच हम जा करके उनकी भावनाओं से अपने जोड़ रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जो सरकार ने सबका साथ लिया, विकास अपने लोगों का किया और विश्वासघात सबके साथ किया, उसको हम बदलने का काम करेंगे। हम नई दिशा देंगे। हम उत्तर प्रदेश में हर एक नौजवान को, बुनकर को, किसान को, उसको समान रास्ता देंगे आगे बढ़ने। तो अखिलेश जी को उनकी इस यात्राएं यात्रा में रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है? आप लोग कैसे आकलन कर रहे हैं उसका? ब्रजेश जी, अभी गाजीपुर की हमारी यात्रा हुई है पिछली, इन्होंने डीएम को आगे करके हमारी यात्रा को रोक दिया। लेकिन जब यात्रा चली, आप कल्पना कर सकते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बाद इस ठंड में पूरी रात लोग अखिलेश जी को सुनने के लिए, देखने के लिए और ये समर्थन देने के लिए कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिलाने के लिए काफी है। ऑल राइट, मैं इस कार्यक्रम में धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, सबके पॉलिटिकल प्रोग्राम आ गए, रूलिंग पार्टी से लेके अपोजिशन की बड़ी बड़ी पार्टियों तक, पर अभी अब हम सब जब डिबेट कर रहे हैं तो मुझे मायावती जी के कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। आपके पास उनका कोई पॉलिटिकल प्लान है यूपी का? ब्रजेश जी, जरा मुझे 10 सेकंड फालतू दीजिएगा, मसला बड़ा मैं टेक्निकल और 20 टेढ़ा सेकंड है, मैं फालतू आपको दूंगा, बताता हूं। प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी, अभी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने 3 सर्वे कराए थे पीछे, गुप्त सर्वे, गोपनीय सर्वे, जिसमें एक सर्वे में बीजेपी की 60 सीटें, दूसरे सर्वे में 80 सीटें और तीसरे सर्वे में 90 सीटें आ रही थीं। इससे ये बेचैन और व्याकुल हो गए, तो इन्होंने अपनी ए टीम, बी टीम और सी टीम तीनों को लगाया। अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले राजभर अमित शाह से मिले थे और जयंत चौधरी की मीटिंग भी बीजेपी के एक बड़े नेता से हुई। तो इन्होंने ये प्लान किया, अखिलेश यादव जी पहले ही सरेंडर कर चुके हैं 150 सीटों को, और ये बीमारी के बहाने, जांच के बहाने, इतनी गोपनीय जानकारियां, गुप्त जानकारियां आपको मिलती कहां से हैं? मैं आपको, मुझे बोलने दीजिए ब्रजेश जी, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। तो अखिलेश यादव जी ने सरेंडर कर दिया और अमित शाह जी के यहां पर यह तय हुआ कि भाई आप छोटे दलों से समर्थन करिए और जब हमारी सीटें कम पड़ जाएंगी तो इन दलों को आप हमारे में भेज दीजिएगा। तो ये सारे दल बीजेपी के प्लांटेड हैं। ओके। और अखिलेश यादव जी खुद प्लांटेड हैं। इन्होंने ध्रुवीकरण करने के लिए ये जो यात्राएं हो रही हैं, जब इनकी जनता रैलियों में नहीं आएगी, ये रैलियों का इतिहास तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है,
बहुजन समाज पार्टी का है, रैली इनके बस की नहीं है। पर यही प्रधानमंत्री आरोप जी तो की आपके रैली ऊपर लग रहे हैं। जेवर में फ्लॉप हो गई। जो प्लांट वाली बात आप कर रहे हैं। अरे ब्रजेश जी मुझे बोलने दीजिए, ये जेवर में प्रधानमंत्री जी की रैली फ्लॉप हो गई तो अखिलेश यादव और अमित शाह जी ने यह प्लान तैयार किया कि भाई रैलियां इतनी की जाए authority से जिससे ये कह रहे ध्रुवीकरण हैं, पैदा हो, जैसे सब क्योंकि इन्हीं ये के रैली सामने नहीं- तय होता। ये यात्रा कीजिए, रैली नहीं कर सकते ये। जी आज जो स्थिति अखिलेश यादव जी की है, ये छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। आज अमर सिंह जी इनके साथ नहीं है, आज शिवपाल जी इनके साथ नहीं है, आज आजम खां की स्थिति क्या है, आज आदरणीय मुलायम सिंह जी की स्थिति क्या है, तो इनके बाजे बजे पड़े हैं अंदर से। आप ये व्याकुल और बीजेपी से बेचैन नाराज हैं या समाजवादी लालायित हैं। पार्टी से नाराज हैं? बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके। एक को मुसलमान के वोट चाहिए, जो मुसलमानों का भला नहीं कर सकते, दूसरे का हिंदू का वोट चाहिए, जो हिंदुओं का भला नहीं कर सकते। तो ये आपस में सब मिले हुए हैं और कुछ छोटे दल जिनका मैं नाम नहीं लूंगा उनको भी प्लांटेड करके यहाँ उतारा जा रहा है। कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई फलाने से आ रहा है, आप तो पीछे ही कोई पड़ गए टिकरे से आ भाई रहा है। असदुद्दीन और के। ऊपर से डायरेक्शन है कि शिवपाल जी तुम शामिल मत होना, तुम अलग लड़ना, जिससे कि समाजवादी पार्टी के पार्टी प्रोफेसर उनकी साहब के जानकारी लड़के को बीएसपी 90,000 को ही वोटों तो से कमाल हराया, हो गया। डिंपल यादव जी को हराया। जी तो ये टेक्निकल बातें आप पूरी जनता देख रही है। ओके। और अब मैं आता हूं बीजेपी पर। ये इन्होंने हमारे प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों की नकल की, फेल हो गए ब्रजेश जी। समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों की नकल की, फेल हो गए। फिर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बूथ को मजबूत करने का नारा दिया, हमारे कार्यकर्ता बूथों पर जुट गए, तो बीजेपी ने भी बूथ का नारा दे दिया। तो इनके पास में कोई योजना नहीं मैं है। आपसे जो एक इनिशियल ही मेरा राग सवाल है था वो सवाल था ध्रुवीकरण कि किया जाए। मायावती जी का पॉलिटिकल कैंपेन का कोई प्लान है? आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी 75 जनपदों में रैली कर चुके हैं। बहन जी लखनऊ में एक बहुत 10 लाख लोगों की रैली कर चुकी हैं। अभी दोबारा से अभी आदरणीय बहन जी ने कल लखनऊ में दिशा निर्देश दिए, पूरा प्रदेश हम मत के फेंक देंगे ब्रजेश जी। ये जनता से सीधा संवाद है हमारा, मतलब मत हम के? नेताओं से संवाद नहीं कर रहे हैं। जी। मत के फेंक देंगे पूरे प्रदेश को। नहीं फेंकिए कि 400 मत। की 400 जी मत देंगे हम, जैसे रई से दूध को मथा जाता है। जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दों के All साथ right. में बीजेपी, जी, शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मैं की हिलाल पोल खोलने नकवी का को काम आमंत्रित करेंगे। करता हूं। उत्तर और प्रदेश जनता में इनको कांग्रेस बारी कमेटी बारी के से प्रवक्ता हैं। देख चुकी है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। हिलाल भाई स्वागत आपका। मैं आज खबर पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी की है कि कल प्रियंका गांधी मुरादाबाद में कोई प्रतिज्ञा यात्रा करने जा रही हैं। इस यात्रा का मकसद क्या है और इस यात्रा से आपको किस तरह के रिस्पांस मिल रहे हैं, और इसका कोई सियासी लाभ मिल भी रहा है या ये सिर्फ यात्राओं के लिए यात्रा की जा रही है? वो हम सब लोग जानते हैं कि जो प्रतिज्ञाएं ली है प्रियंका जी ने, उनको सबको वो जनता के बीच में जा करके उनको बता रही हैं कि वो किस तरह से 40% महिलाओं को जो है सशक्तिकरण करेंगी, किस तरह से वो किसानों का कर्जा माफ करेंगी, किस तरह से गन्ने के दाम बढ़ाने की बात की गई है, किस तरह से किसानों की आय को दुगना करने की बात है। ये इस तरह की जितनी भी प्रतिज्ञाएं उनको सबको वो जनता के पास लेकर के जा रही है और बता रही है। जो प्रियंका जी के भीड़ आ रही है वो दो बातें स्पष्ट कर रही है। पहली बात यह है कि प्रियंका जी का जो करिश्माई लीडरशिप है उसकी तरफ जनता जो है बहुत तेजी से आकर्षित हो रही है और उनकी बातों पर विश्वास कर रही है। दूसरा यह है कि जो कांग्रेस को कहा जाता था कि आपके पास किसी तरह का कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तो वो भी साफ नजर आ रहा है कि हम कार्यकर्ता और संगठन है, बहुत मजबूत कार्यकर्ता और संगठन है, और हम बगैर बसों को लाए हुए लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। वो सुनने आ रहे हैं लोग प्रियंका जी को। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम जानते हैं कि जनता जब मन से सुनने के लिए आ रही है तो उसका जो है वो वोटों में भी वो पूरे के पूरे परिवर्तन होता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को अब की मर्तबा इतनी सीटें निश्चित रूप से मिलेंगी कि हम सरकार में होंगे, बिना किसी शक और शुभे के। पर आप मुझे बताइए, आप सरकार में आने की बात कर रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं,
लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज भी तो देखिए। यहाँ जो चुनाव है वो एनडीए अलायंस वर्सेज समाजवादी अलायंस की तरफ होता जा रहा है। देखिए, ये अपना अपना परसेप्शन है, ये आप इस तरह से देख रहे हैं, आप इस तरह से समझ रहे हैं, अगर तो उसके लिए वो आपने का देखा है, आपका नजरिया है। हम जो है वो कार्यकर्ता लोग हैं, जमीन क्या पे कारण उतर है रहे कि हैं, आपको लोगों से लगता है मिल कि रहे हैं, कांग्रेस को लोगों के जनता पास वोट जा करके रहे हैं। यूपी में सरकार बनवा देगी? आपको कोई ऐसी लहर दिख रही है क्या? तीन कैसे? मुख्य कारण है। पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हमारे पास जो नेतृत्व है, जो हमारा नेता है, उसकी बात पर विश्वास कर रही है जनता। वो करिश्माई नेतृत्व है। दूसरा कारण और बड़ा कारण यह है कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हैं जो कि जनता के दिलों को छूती है, जो किसानों के दिलों को छूती है, जो महिलाओं के दिलों को छूती है। हम जाति की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि आज की तारीख में इन सरकारों पर से बिना त्रस्त हो अलायंस चुके के अकेले जाना, ये आपको लगता है कि कुछ रिजल्ट दे पाएगा? जोखिम नहीं है ये जो है, ये जोखिम भरा कदम नहीं है? जब अलायंस जो है वो किसानों से हो जाए, जब अलायंस जो है वो महिलाओं से हो जाए, जब अलायंस जो है वो दलितों से हो जाए, पीड़ितों से हो जाए, तो फिर ये राजनीतिक अलायंस की जरूरत क्या है? ओके, अब मैं आपके मित्र असीम वकार जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। एएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों हफ्ते में 2 दिन 3 दिन असदुद्दीन ओवैसी जो आपके सदर हैं, उनकी रैलियां उत्तर प्रदेश में, यात्राएं हो रही हैं। आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? एक तो मैं ये जानने में दिलचस्पी है। दूसरा, ये धर्मवीर चौधरी बार बार आपको इस तरह क्यों टीका टिप्पणी आप लोगों के विरुद्ध करते हैं? आपको क्या कारण लगता है कि आपको साइडलाइन करने की यूपी की राजनीति में कोई कोशिश हो रही है ताकि आपको अछूत घोषित कर दिया जाए? सर देखिए, जो फाइट होती है वो पहले और दूसरे नंबर के लोगों से होती है। जो नंबर 1 होते हैं उनसे फाइट होती है, जो दूसरे नंबर पे होते हैं उनसे फाइट होती है। जो स्टेडियम के अंदर भी नहीं होते हैं, दर्शक दीर्घा में भी नहीं होते हैं, जो स्टेडियम की दीवार के बाहर होते हैं, वो पीछे से चिल्लाया करते हैं, सर उनसे कोई फाइट ही नहीं होती है। ये आप किसके लिए कह रहे हो? ये अपने लिए कह रहे हैं। ओके, जिसने, समझ गए आप? हाँ। अब जिसकी गिनती ही नहीं है उससे फाइट क्या होगी? वो चिल्लाने दीजिए उसको, खूब चिल्लाए और चिल्लाए, कस कस के चिल्लाए। आपको पता है कि मोर देन 20% का वोट शेयर हर चुनाव में बीएसपी का रहता है? सर सीट देखी जाती है सर। ओके, और सीट देखी जाती है और जनता में पकड़ देखी जाती है। नहीं धर्मवीर जी बीच में नहीं बोलिए प्लीज, आपकी बारी मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। वकार साहब गो अहेड। हाँ, अब वो सबको एजेंट कहा जा रहा है। मुझे तो अब ये बड़ी खुशी होती है कि पहले सब मिलकर हमको कहते थे, अब ये सब आपस ही में एक दूसरे को कहा करते हैं एजेंट एजेंट एजेंट। अच्छा लगता है, ये अच्छा मजा आता है इसको सुनकर। मतलब अब आप अकेले ठप्पा नहीं है आप पे, अब सब एक हाँ, अब सब एक दूसरे को कहने लगे। ठीक है जी जी। तो ये अच्छी बात है, कहने दीजिए सब। ये अंदर का दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो ये तकलीफ निकलना चाहिए सर। कैसे निकलेगी, निकालने दीजिए लोगों को, आप टोका ना कीजिए, निकालने दीजिए तकलीफ। अच्छा, निकालो निकालो जी। दूसरी बात, असद साहब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, हमारी भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमारी भी रैलियां हो रही हैं सर। वो तो ज़रूरी है, चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे सर, उसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी को। हम तो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। अरे सुन कौन रहा है? सब जा रहे हैं सर। सुन कौन रहा है? जिनको सुनना है सर वो सुन रहे हैं। हाँ, आप नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं तो टीवी पे चलाता हूँ आपके हर कार्यक्रम। अच्छा, तो असद शुक्रिया साहब के जितने प्रोग्राम है टीवी पे हम चलाते हैं। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। तो अब आप ही सुन रहे हैं, तो अब किसकी जरूरत है? अब आप तो पूरे उत्तर प्रदेश सुनाएंगे ना, सुनाइए, बढ़िया है, अच्छी बात है। तीसरी बात सर, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और बीजेपी को हमें हराना है। और एक मजेदार बात बोल दूं, अब तो उत्तर प्रदेश में माशाल्लाह से कायस्थों की भी हुनकार रैली हो रही है। मतलब कायस्थ हुनकार रैली, ये क्या है? एक मैंने बोर्ड पढ़ा, आप ही के चैनल पर पढ़ा, देखा मैंने जी, आप चला रहे थे कि कायस्थ हुनकार रैली। वो विज्ञापन होगा किसी का? हाँ, विज्ञापन, कायस्थ हुनकार रैली। हाँ, अगर तो क्या कहीं आपको क्या एतराज गलती है? से कायस्थों पे क्या एतराज है? नहीं, हमें एतराज ही नहीं सर, हम तो कह रहे सब करे, लेकिन अगर गलती से मुस्लिम हुनकार रैली कर दी होती तो अब तक पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दिया होता, पाकिस्तान, ये वो फला ढमक आतंकवादी सब बना दिया होता। होना चाहिए सर, रैली में सबको जागरूक होना चाहिए और सबका फर्ज है कि अपनी कौम की बात करे, अपनी जाति की बात करे। अच्छी बात है, जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हक नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं सबको होना चाहिए। दलित भी खड़ा हो, अपनी बात करे, बैकवर्ड्स भी करें, यादव भी करें, ठाकुर भी करें, ब्राह्मण भी करें, कैस्ट भी करें,
हम भी कर रहे हैं सर, पर ये वकार साहब, जरूरी है। आपकी पार्टी कोई बज क्रिएट नहीं कर पा रही है, आप नहीं इसका सर, मतलब बुरा न माने। नहीं सर, जिंदा है तो लड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप लड़ सकते हैं तो आप लड़िए, आप हक के लिए आवाज उठा सकते हैं तो उठाइए। पर कोई तवज्जो तो दे नहीं रहा आपको यूपी में। नहीं सर, देखिए, अब जैसे कैश उनका रैली है तो कैस्टी तो उस पर ध्यान देंगे। अब प्रबुद्ध सम्मेलन जैसे बात हुई अभी, तो ब्राह्मण तो ध्यान देंगे उस पर, हम तो ध्यान नहीं देंगे। तो हमारे जो लोग हैं वो हम पे ध्यान दे रहे हैं। जो ठाकुरों वाली बात है वो ठाकुर कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों वाली बात है ब्राह्मण कर रहे हैं। आज देखा, आज समाजवादी पार्टी ने तो आपको साफ साफ मना कर दिया कि कोई गठबंधन की बात ही नहीं करनी है, आपसे तो कोई बात ही नहीं करनी है, एकदम साफ साफ मना कर दिया है। सर बड़ी मजेदार बात, 3% राजभर उनको भी आप कुर्सी देंगे, 5% जाट उनको भी देंगे, आप कुशवाहों से बात करेंगे, आप पटेलों को भी कुर्सी बैठने के लिए दे देंगे, आप मौर्याओं को, महान दल को भी कुर्सी बैठने के लिए दे देंगे। अब मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम आपको? आप मुसलमानों को बैठने की जगह नहीं दे रहे हैं। तो आप कोई झंडा बरदार हैं मुसलमानों के? बिल्कुल है सर। या आपके पास कोई सिंगल पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आप तय करेंगे मुसलमान क्या करें? मैं जवाब दे रहा हूं आपको, राजभर के झंडा बरदार है राजभरों के, या जैन चौधरी जाटों के झंडा बरदार हैं, या केशवदत्त मौर्य मौर्याओं के झंडा बरदार हैं, या कृष्णा पटेल पटेलों की झंडा बरदार है। उनका समाज उनके साथ खड़ा है, लेकिन मैं देखता हूं आपके साथ तो आपकी कम्युनिटी नहीं है ना, वो तो आपको हिकारत की नजर से देखते हैं। नहीं सर, हमारी कम्युनिटी भी हमारे साथ है। कैसे मानूं? आप चुनाव होने दीजिए, मालूम पड़ जाएगा। अभी पिछले चुनाव भी देखा था, जितना घर का पैसा था सब चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने जब्त कर लिया आपने। अगली बार और देखिएगा, अभी आप आने दीजिए 2022, इस चुनाव में मालूम पड़ेगा किसका क्या जब्त हुआ और किसने क्या खोया क्या पाया। प्रॉब्लम क्या है सर? ये क्यों धर्मवीर चौधरी इतना क्यों? अब स्टेडियम के बाहर हैं, अंदर आना चाह रहे हैं सर, आने दीजिए। अच्छा, अभी तो मैदान में भी नहीं है। विजय जी, जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें चीयर गर्ल नाचती है छक्का मारने पर, तो कुछ लोगों की रोल चीयर गर्ल जैसा भी होता है। ऐसा मत बोलो प्लीज, इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। अरे मैं तो किसी के लिए कह नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों का रोल होता है। वकार साहब, आप कुछ कहना चाहें तो जवाब दे पैसा है, थैंक यू। चीयर गर्ल का कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वकार साहब। नो सर, नो कमेंट। ओके, अच्छा आदमी हो तो कमेंट करें सर। दबाव में है आप कुछ? कोई दबाव में नहीं सर, कमेंट भी उनका किया जाता है जो बराबर के लोग होते हैं सर। 20% वोट है उनका? नहीं है सर, उनके पास तो 12% है। ओके, सिर्फ जाटा उनके साथ है 12%। 10 सांसद हैं, बताते विजय जी, 10 सांसद हैं हमारे पास, 20% वोट से नहीं आते। अरे वो अखिलेश जी की वजह से आ गए थे आपके। अखिलेश जी ने अगर अखिलेश जी ने कंधे पे हाथ ना रखा होता तो पता नहीं कहां होते। लोकसभा लड़ाते हैं हम पूरे भारत में। अगर अखिलेश भारत की 530 लोकसभा लड़ाते हैं। देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। अगर पिछली बार आपका अलायंस अखिलेश जी से ना होता तो आप -10 होते, 10 प्लस ना होते विजय जी। और इस देश में दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, माइनॉरिटीज को हुक्मरान बनाने का काम अगर किसी ने किया है सुन लिया तो बहुजन समाज पार्टी ने लिया किया सर, है। मैंने सुन लिया। 19 मंत्रालय हमने मुस्लिम समाज के लोगों को दिए थे, सबसे ज्यादा भागीदारी ब्राह्मण समाज के लोगों को हमने दी। हो गया, मैं आगे बढ़ूं? बहुजन समाज पार्टी बनी तो अरे आप एक काम कीजिए, आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपके समाज को 50 मंत्रालय दे देंगे। आप 19 देते हैं, हम आपके समाज को 50 मंत्रालय देंगे। आप नहीं, ऐसी भाषा मत बोलो प्लीज। देख रहे हो मुख्यमंत्री बनने का? बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देख सकते? चपरासी नहीं कह सकते। मायावती देख सकती है सपना, जाट देख सकते हैं सपना, बन के आइए, यादव देख सकते हैं सपना, मुसलमान सपने भी देख सकता है। देखिए हैदराबाद जाके देखिए, बिल्कुल दिन में मत देखेंगे, देखिए, पूरे रात में हिंदुस्तान देखिए, में देखेंगे। जो कर पाइए कर लीजिए, दिन में मत देखिए। नहीं, इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। देखो रात में देखे सपने, दिन में इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। ओके, वीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। वीरेन जी पिछले 2-3 दिनों से डिबेट में थे नहीं, आज पकड़ में आए हैं, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ गुमशुदा थे। तो पहले तो दर्शकों को बताइए कि आप गायब कहाँ थे, और दूसरा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये यात्राओं का चलन बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ है। आज बुंदेलखंड में विजय यात्रा अखिलेश यादव जी की चल रही है, प्रियंका जी भी मुरादाबाद में जा रही हैं, बीजेपी भी एक नहीं 6 यात्राएं निकालने जा रही हैं। इनसे क्या सियासी मकसद साधा जा रहा है? अब चुनाव है तो हर आदमी जाएगा, हर क्षेत्र में जाएगा, लेकिन लड़ाई अभी तक पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी सेंट्रल यूपी में चल रही थी। आज बुंदेलखंड पर आई है। बुंदेलखंड के 7 जिले में 19 विधानसभा की सीटें हैं। अभी ब्रजेश शुक्ला जी ने बताया था
और 1900 बीजेपी जीती है। आज अखिलेश यादव गए, भीड़ मिली, समर्थन है। अब वो कितनी वोट में बदलेगा, चुनाव आएगा, जो परिणाम होगा इस बार बीजेपी के लिए कैसा होगा। लेकिन इसके इतर अगर आप देखें तो बुंदेलखंड में बेहद ज़्यादा गरीबी है। बुंदेलखंड की आबादी भुखमरी पे है, अनाज पैदा नहीं होता, जानवरों के तक के खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता, वहाँ पर सूखा पड़ता है हर साल। और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको अधिकारी लूटते हैं। कभी लघु सिंचाई में घोटाला हो जाता है, कुआं खोदने में, कभी नहर बनाने में, कभी तालाब बनाने में। सब किसान और गरीब के नाम पर सरकार के धनों को लूटा गया बुंदेलखंड में। हर बार कई कई हजार करोड़ की परियोजनाएं जब सरकारें आती हैं अनाउंस करती हैं, लेकिन बुंदेलखंड पिछड़ा रहा। आज बुंदेलखंड में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसको कहा गया एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अगर उससे कुछ विकास की गति बढ़ेगी तो शायद एक नया परिवर्तन और आएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बीजेपी सरकार बना रही। बुंदेलखंड की धरती सूखी है, किसान बर्बाद है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गया, लेकिन बुंदेलखंड की सूरत नहीं बदल पाई। तो उस सूरत को कैसे बदला जाए, ये चुनावी प्रक्रियाएं 5 साल में इसीलिए आते हैं। सरकारों को इम्तिहान देना पड़ता है कि तुमने क्या किया था 5 साल में, आज उसका जवाब दो। विपक्ष भी मांगता है जवाब। देखिए, आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड प्राकृतिक रूप से रिच है, खास तौर से बालू मोरंग के खनन में। खनिज संपदा बहुत है नदियों में। और इसी के साथ आपने एक शब्द सुना होगा, गुंडा टैक्स। जब बालू का खदान चलती है तो हर ओर गुंडा भी टैक्स लेते हैं। पुलिस का अलग है, प्रशासन का अलग है, विधायक का अलग है, मंत्री सांसद का अलग है, और मीडिया माफिया और गांव वालों का अलग है। गुंडा टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए बालू बड़ी महंगी मिलती है। लेकिन लड़ाई सारी वहाँ इसी लाल बालू पर कब्जा करने की है जी। ठेका पट्टा तो एक ज़माने में खूब था, अब तो सरकार ने काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, काफ़ी महंगे ठेके हो गए, लोगों में रुचि कम हो गई, लोग बर्बाद हो गए खनन का ठेका लेकर। लेकिन अब यात्राओं से माहौल बदलने की तैयारी है, वक्त चुनाव का है। बीजेपी भी निकालने जा रही यात्रा, अखिलेश यादव यात्रा लेकर पहुंचे हैं। अखिलेश उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के बीच एक बड़ी उम्मीद है, इस बात को कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा गठबंधन है। ओबीसी जातियों का गठबंधन बन रहा है जो बीजेपी से सीधी टक्कर ले रहा है। इस बात को उत्तर प्रदेश के लोग बाखूबी समझ रहे हैं और चर्चा भी करते हैं। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात यह भी हैरत होगी कि हर जगह पर छोटी छोटी जातियों के समूह हैं, दल हैं, लेकिन बुंदेलखंड के इस शांत जिलों में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसका कोई बहुत जातीय आधार हो। यहाँ पर सपा और भाजपा को अपने अपने दम पर ही लड़ना होगा। बसपा या कांग्रेस जो भी जाएगी, यहाँ किसी से गठबंधन नहीं है इनका। और आज रोजी और रोटी का मुद्दा अखिलेश यादव ने उछाला, रोजगार का मुद्दा उन्होंने उछाला। स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश में, लेकिन बुंदेलखंड में ज़्यादा है, समस्याएं हैं। लेकिन मुझे आज बड़ी हैरत हुई कि डॉक्टर धर्मवीर भाजपा से ज़्यादा अखिलेश यादव की पार्टी पर आक्रामक थे। वो कहते हैं 10 सांसद हमारे हैं। किसके गठबंधन से आए? यही बुआ और बबुआ का गठबंधन कहकर बीजेपी उनको चिढ़ाती थी। आज ये कह रहे हैं कि साहब इनके सब लोग जब कम पड़ेगी सीट तो उधर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मायावती के पास 19 सीटें आई थी विधानसभा की। अगर पूरे उत्तर प्रदेश को मथ देगी बसपा तो मथने के बाद कितना आएगा? और ये भी एक ऐलान हो जाना चाहिए था। अगर मायावती के कार्यकाल को लोगों ने देखा है तो मायावती के कार्यकाल में हर सरकारों के कुछ अच्छे पक्ष होते हैं, कुछ खराब होते हैं। मायावती एक सख्त प्रशासक रही हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम विकास के काम किए उन्होंने।
लेकिन देखिए, अभी तो मुझे जो बीएसपी का पॉलिटिकल कैंपेन लग रहा है वीरेंद्र जी, सारा दारोमदार सतीश चंद्र मिश्रा जी के ही कंधों पर है। अभी भी वो पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। अब आजकल वो सुरक्षित देखिए, सीटों पर सतीश यात्रा चंद्र लेकर निकले हैं। स्वाभाविक है कि जब मायावती जी लेकिन अभी नहीं निकली। मायावती ने 83 लोग विधानसभा की सीटों में 62, उत्तर प्रदेश में 62, ब्राह्मण 66 करीब जीते थे मायावती की सरकार में। तो जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो 2007 में थी। आज लोग इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो सड़क धोई जाती थी, नोटों की माला पहनी जाती थी। मायावती ने कहा कि हम स्मारक नहीं बनाएंगे, अब हम विकास के काम करेंगे। अब उनके कार्यकर्ता और उनसे वोटर कितना प्रभावित होता है ये बात की बात है। जी वीरेंद्र जी, जिस देश में लोकतंत्र हो वहां किसी नेता के चलने पर सड़क धोई जाती रही हो, इस तरह का कोई उदाहरण अगर भारत में कहीं मिलता हो तो कोई बताए। अच्छा, कोई मुझे बता रहा था कि आकाश आनंद भी अब पॉलिटिकल कैंपेन में निकलने वाले हैं यूपी में। स्वाभाविक है, आखिर अब नई पीढ़ी के नेता आ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे हैं वो आ रहे हैं, मायावती के भतीजे आ रहे हैं। सियासत में एक नई पीढ़ी आ रही है। जैसे कि मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को सौंपी और वो एक राजनीतिक दल को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। समीर सिंह तो ये सोच रहे हैं उतनी देर से कि अब ये क्या करें जब यही लोग सब करेंगे तो। जी वीरेंद्र जी, समीर सिंह ये सोच रहे हैं कि अब ये क्या करें जब इन्हीं के बच्चे लोग सब किए ले रहे हैं तो। हाँ, तो इसीलिए तो ये कहते हैं भाई कि परिवार वाली पार्टी है जी। और देखिए, हमारे यहाँ एक गाना बड़ा चलता है कि तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। लोकसभा में मायावती और अखिलेश खूब गले मिले, एक साथ लड़े, 15 सीट आ गई। अब पता नहीं कितनी दुश्मनी हो गई कि एक दूसरे को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। ये लालजी वर्मा, ये रामचल राजभर, ये 6 विधायक ये जो चले गए बसपा से सपा में, ये बहुत गुस्सा में है इससे बसपा। जी ये वीरेंद्र जी, सपा में क्यों गए? वीरेंद्र जी, ब्रजेश जी, अभी वकार साहब को भी मैं सुन रहा था, हमारे कई साथी यहाँ बैठे हैं। जैसे घर में किसी दिन पत्नी को बना देती है सब्जी बढ़िया, पनीर की सब्जी, और जब सब्जी में पनीर ढूंढने लगो तो पनीर मिलता ही नहीं, खाली नाम है आज पनीर की सब्जी बनी है घर में। तो बड़ी हिम्मत करके हमारे एक साथी ने पूछा, अच्छा ये बताओ इस सब्जी में पनीर है कहाँ? तो बीबी ने कहा चुपचाप खा लियो, सब्जी का नाम है खोया पनीर, इसमें पनीर गायब है। तो ऐसे समझ लीजिए कि पनीर का नाम है लेकिन खोया हुआ है। बहरहाल जिन लोगों ने संघर्ष किया सड़क पर उतरकर, उन्होंने इतिहास लिखा है इस देश में। चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे और बड़े बड़े आंदोलन हो, जो लोग जेल गए वो लोग परिवर्तन लाते हैं। बीजेपी के पास देश की वो सबसे बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी, इन सब का मुकाबला करने के लिए अगर आप बिखर के लड़ेंगे तो इनसे जीत नहीं पाएंगे। अगर मायावती या प्रियंका गांधी, ये लोग तो लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी सीटें लगातार घट रही हैं। हाँ, इनसे अखिलेश यादव से मुकाबला तगड़ा दिख रहा है। बहरहाल जो लोग संघर्ष करते हैं वो इतिहास लिखते हैं, और किसके नाम ये चुनाव होगा ये वक्त तय करेगा। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिस काया में गर्भ विराजे उसकी रंगत खो जाती है, और अन्न उपजाना होता है तो धरती छलनी हो जाती है, और जो डाली फलती है उसको बोझ भी ढोना पड़ता है, और भोर अगर नम होती है तो रातों को रोना पड़ता है। और पत्ता पत्ता झरना सीखा तब जाकर मधुमास लिखा है, और जिसने जितनी पीड़ा झेली उतने ही इतिहास लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजेश शुक्ला जी का रुख करता हूं। उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक पत्रकार हैं और पिछले 3 दशकों से वो यूपी की पत्रकारिता में सक्रिय हैं और यूपी के एक तकरीबन हर बड़े छोटे चुनाव बड़े नज़दीक से देखा है। ब्रजेश जी, एक तो इस चुनाव में आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप तो लोगों के बीच भी जाते हैं, क्या देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो बुंदेलखंड में विजय यात्रा निकली है, इसका क्या संदेश है, क्या मैसेज जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स है? और दूसरा, जो बीजेपी अपनी यात्राएं निकालने जा रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? और प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्राएं क्या माहौल क्रिएट कर रही हैं? ब्रजेश जी, जो बुंदेलखंड जो है बसपा का पहले गढ़ हुआ करता था,
जो वहाँ का सामाजिक समीकरण है वो बसपा को काफ़ी फपते थे और बसपा के चुनाव जीतने की शुरुआत बुंदेलखंड से हुई। लेकिन अब एक बदलाव मैंने देखा है, मैं पिछले दिनों झांसी का दौरा मैंने किया था, तो समाजवादी पार्टी से लड़ाई है बीजेपी की और बसपा त्रिकोणीय मुकाबले बना रही है वहाँ पर और किसी का बहुत प्रभाव नहीं। मैंने कांग्रेस के बारे में बहुत जानने का प्रयास किया और क्योंकि प्रियंका गांधी स्वयं, आपको याद होगा, एक किसान की मृत्यु हो गई थी, खाद के उस लाइन में लगा था, तो ये, लेकिन वास्तव में कांग्रेस का जो संगठन है वो ज़मीन में नहीं था वहाँ पर। इसलिए जो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एक त्रिकोणीय पक्ष बना रहा है बसपा, ये वहाँ की स्थिति है। ये बुंदेलखंड के हालात हैं। बुंदेलखंड के हालात हैं जी। और एक बहुत ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी के नेता निकल नहीं रहे हो, लेकिन जब मैं चुनाव उसमें देखने गया तो मुझे लगा कि सारी लड़ाई अब इसी में सिमटती जा रही है। किसमें? सपा और बीजेपी, और एक पक्ष बसपा इसलिए अभी छिपा हुआ है कि बसपा का वोटर, जब मैं गया दलित गांव में तो मुझे लगा कि नहीं, हम इस चीज़ को गलत ढंग से सोच रहे हैं कि बसपा लड़ाई से बाहर है, बसपा लड़ाई में है। अब वोटों के प्रतिशत में क्या होगा ये अभी बहुत ज़्यादा अभी जल्दबाजी कहने होगी, लेकिन जो उनका कोर वोटर है वो उनके साथ हमें नजर आया। इन यात्राओं का रिस्पांस क्या है, आपको क्या लग रहा है? हाँ, नहीं, जैसे ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जो यात्रा है उसको रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है। उससे क्या हुआ है, ये लड़ाई ऐसा लगता है कि पूरी तरह ध्रुवीगत हो रही है, दो भागों में बट रही है। मैंने तीसरा पक्ष बताया, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि भीड़ ज़्यादा आ रही है, भीड़ काफ़ी आ रही है और बीजेपी का अपना वोटर है। तो ये जो बीजेपी 6 यात्राएं निकाल रही है, अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिम यूपी और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के पहले इस तरह की यात्राएं निकालती हैं। इन यात्राओं का सारा ये होती है कि माहौल बनता है। बीच में क्या हुआ था कि नेता लोग हेलीकॉप्टर से दौरा करते थे, यात्राएं कमजोर पड़ी थी, लेकिन अब ये महसूस किया गया कि जब सड़क मार्ग से लोग निकलते हैं तो हर 4 किलोमीटर पे, हर 5 किलोमीटर पे, हर 2 किलोमीटर पर आपके कार्यकर्ता खड़े होते हैं, आपके मतदाता खड़े होते हैं, वो आपको रोकते हैं, वो आपसे बात करते हैं, वो कुछ नहीं, ये इंटरेक्टिव सेशन होता है एक तरह से। तो क्या होता है, तो क्या ये रैलियों के मुकाबले ज्यादा मुफीद है यात्रा करना? देखिए, रैली में लोग लाए जाते हैं, इसमें स्वतः लोग आके ग्रामीण खड़े हो जाते हैं, आपके को देखा, कुछ फूली फेंक दिया, कुछ नारे लगा दिए। इससे क्या होता है कि जो सड़क मार्ग है, फिर सड़क मार्ग मजबूती से जीवित हो रहा है और वो जो हेलीकॉप्टर से यात्राएं होती थी वो इतना प्रभाव नहीं छोड़ती थी, रैलियां इतना प्रभाव नहीं छोड़ती जितना प्रभाव ये यात्राएं सड़क मार्ग छोड़ती हैं। ये सीधे, तो मतलब आप ये सजेस्ट करेंगे कि रैलियों के मुकाबले यात्रा करें? हाँ, नहीं, ये संवाद ज्यादा बेहतर है। ये संवाद है सीधे जनता से। करेक्ट। उसमें संवाद सीधे नहीं है, एक नया तरीका खोजा गया ये एक नया वो है। और यात्राएं तो आप देखिए, वो रामानंद के समय धार्मिक यात्रा, भारत यात्रा शुरू हुई थी। ये भारत यात्राओं का देश रहा है। बीच में हेलीकॉप्टर ने उस यात्राओं में थोड़ी बाधा डाली थी, लेकिन अब फिर यात्राएं लौट आई हैं। फिर यात्राएं लौट आई हैं और जीवंतता के साथ चल रही। देखिए कितनी भीड़ इकट्ठा होती है। करेक्ट बात है। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर इस आज की डिबेट को लेकर एक सवाल पूछा था कि चुनावी रथ यात्राओं से राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा होगा। इस पर कुमार सुदीत लिखते हैं कि यात्राओं से थोड़ा फायदा होगा, लेकिन जीतेगा वही जिसका जाति समीकरण अच्छा होगा। सादाब हुसैन लिखते हैं कि रथ यात्रा से पार्टियों को तो फायदा होगा, लेकिन जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा। कुछ और भी सवाल आए हैं हमारे पास कू ऐप से। जैसे शैलेश चतुर्वेदी ने एक सवाल पूछा है कि चुनावी रथ यात्राओं से फायदा होगा, लेकिन वोट कितना बढ़ेगा। ये सवाल उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा है। मैं ये सवाल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ समीर सिंह की तरफ, वो इसका जवाब देंगे कि चुनाव यात्रा जो आप कर रहे हैं इसमें आपको क्या फ़ायदा तलाशने की कोशिश है और आपका वोट कितना बढ़ेगा, ये जनता जानना चाहती है आपसे। नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, यात्रा हमने पहले भी किया था। मैंने कहा है आपको, 2014 में भी हमारी यात्राएं निकली थी, 2017 में भी निकली थी और 2019 में भी निकली थी। 2017 में जो यात्रा निकली थी उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे
हम यात्रा निकाल के जनता के बीच में गए थे और 17 में सरकार बनाने के बाद जो बात हमने जनता से कहा था, चाहे वो किसानों के ऋण माफी का रहा हो 36,000 करोड़ रुपए कर्ज का, किसानों को सम्मान निधि देने की बात रही हो, गन्ना मूल्य भुगतान करने की बात रही 1,44,000 करोड़ रुपए की, शुगर मिलों को चलाना रहा हो, हमने शुगर मिल चलाई है। हमने पिपराइज की चलाई, मुंडेरवा की चलाई, हमने मोइनुद्दीनपुर की चलाई, हमने रामाला की भी क्षमता बढ़ाई, 500 करोड़ रुपया देके योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाई। हमने रोजगार की बात कही थी, हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी और 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हम कहे थे कानून का राज होगा, गुंडे और माफिया जेलों के अंदर हैं ब्रजेश जी। इन सब सवालों को लेके हम फिर जनता के बीच में जाएंगे, हमने जो किया है वो बताएंगे और इन यात्राओं का नेतृत्व कौन कर रहा है? आएंगे और दोबारा इन यात्राओं का नेतृत्व कौन करेगा? देखिए ब्रजेश जी, हम फाइनली आगे 11 तारीख को हमारी बैठक में ये फाइनल होगा। हम रूट भी बताएंगे, नेतृत्व भी बताएंगे और इन यात्राओं के माध्यम से कितनी सभाएं हम करेंगे, छोटी बड़ी जिलों की सभाएं, तहसील की सभाएं, संपर्क मार्गों से किन किन जुड़ रहे, हम डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन एक बात मैं राजनीतिक रूप से कहना चाहता हूं, ब्रजेश जी ने बड़ी बारीकी से उसको उठाया। आप देखिए 2012 अखिलेश यादव ने जो यात्रा 2012 में निकाली थी, अखिलेश यादव निकलने के बाद लखनऊ नहीं आए थे, लेकिन 2021 की यात्रा में अखिलेश यादव को देखिए, वो जमीन छू के वापस आ जा रहे हैं। हरदोई जाते हैं वापस आ जाते हैं, कानपुर जाते हैं वापस आ जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं वापस आ जाते हैं। सोते कहाँ हैं? लखनऊ में। बांदा जाएंगे वापस आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, मनोज राज जी, मनोज जी, वो हताशा आपकी और पार्टी की जो है, विजय यात्रा निकली है, इसका क्या मकसद है और मुद्दे क्या हैं? उनकी सरकार और ये समीर सिंह कह रहे हैं कि ये होके लौट आते हैं लखनऊ, इसके नाते वो हताशा। ओके मनोज जी, गो हेड। चुप हो तो हम इनको बताएं। हाँ आप बोलें प्लीज। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ब्रजेश जी, वो घूम फिर के हमारी यात्राओं पे आ रहे हैं। अब इनको ये बताइए कि अगर आज बांदा है तो क्या लौट आए लखनऊ? महोबा जाएंगे तो वहां से लौट आएंगे? हम जो यात्राएं चल रही हैं समाजवादी पार्टी की, उसका एक रूट तय हो रहा है और उस रूट को तय करने के बाद फिर लखनऊ आ रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह करके कोई किसी को टोकेगा नहीं। जितना रूट 1 by 1 प्लीज, जितना रूट हम तय कर रहे हैं, बोले आप बोले। जितना रूट हम तय कर रहे हैं उतनी हम यात्राएं कर रहे हैं। सवाल ये दूसरा है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि उसने जनता से जो वादा किया था उसमें कोई पूरा नहीं किया। कोई एक वादा वो पूरा किया। मैं बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से हूं जी। प्रधानमंत्री जी ने क्योटो बनाने का वादा किया, क्योटो कहां है पता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग होंगी बिजली के तारों, 20% से भी ऊपर नहीं हुए। स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट सिटी नहीं बनी लेकिन लूट सिटी बनी। ऑलराइट, थैंक यू, शुक्रिया। इस राउंड में थोड़ा सा वक्त का अभाव है। लगातार जी मैं धर्मवीर इस तरीके की बात कर रहे हैं। जी धर्मवीर चौधरी जी, अभी मुझे कोई बता रहा था, अभी मेरे पास एक सूचना आई जब आप अभी डिबेट कर रहे हैं, मैंने सुना आकाश आनंद भी अब उतरने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या ये बात सही है? ब्रजेश जी, आकाश आनंद जी हमारे सम्मानित देश के उपाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के और नेशनल कन्वीनर हैं। वो पूरे देश में उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं और जब समय आएगा तो वो निश्चित उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। लेकिन अभी इस तरीके के कार्यक्रम की मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन उनके कार्यक्रम पूरे देश में लगे हुए हैं जी। दूसरा, अभी ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि गुंडे बदमाश तो इन्होंने सब जेलों में डाल दिए, तो अब इनके गुंडों का काम पुलिस ने ले लिया है। वो गोरखपुर में आपने देखा, गुंडों का काम डीएम एसएसपी ने ले लिया है, प्रशासन ने ले लिया है। वो हाथरस में आपने देखा। गुंडों का काम पाटीदार जैसे आईपीएस ने ले लिया है, वो आपने देखा। तो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये खुद जानते हैं। और अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे और आपने भी कहा, आपको उत्तर ब्रजेश जी, अखिलेश यादव समीर जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद में, हाँ ब्रजेश जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद में
किसानों के 2000 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी ने मिल मालिकों के दबाव में ऑर्डर ही निरस्त कर दिया हाई कोर्ट का। ये मैं आपको तथ्यों की जानकारी दे रहा हूं। ये कितने बड़े हितैषी हैं किसानों के जी। और दलितों के ऑलराइट, इस राउंड में थोड़ा सा वक्त का अभाव है मेरे पास, पहला राउंड बड़ा लंबा खिंच गया। समाजवादी पार्टी ने फेंका था। थैंक यू। तो ये दलितों के कितने हितैषी हैं? ऑलराइट, हिलाल नकवी साहब, हैं? प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्राओं से आप क्या करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं? सोच के आप जब देख रहे हैं ब्रजेश शुक्ला जी बता रहे हैं 2 ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं चुनाव। देखिए, जो आप लोगों का आकलन है वो अपनी जगह सही है और वो आपका अपना नजरिया है, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। आज की तारीख में आप ये कहना कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है तो वो सही नहीं है। आज हमारा संगठन जो है, महोबा में आप देख लीजिए जिस तरह से प्रियंका जी गई हो, वहां के पर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और जिस तरह से लोग वहां पे जुटे हैं, गोरखपुर में कैसे हुआ, क्या नाम है, मैंने भी ये बात कही, प्रियंका गांधी की रैली और कार्यक्रमों में भीड़ आ रही है, आपके समझ चुनौती उसको वोट में कन्वर्ट करने की है। नहीं, वोट में वो कन्वर्ट होगी, निश्चित रूप से होगी। और एक बात हम आपको और बता रहे हैं जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस वक्त सत्ता में है, तो इस वजह से निश्चित रूप से जो भी लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तीसरी और चौथे स्थान के लिए लड़ रही है और इससे ज्यादा इनको मिलना भी बहुत बड़ी बात कह रहे हो ना। ये पहले पे है ना दूसरे असीम मुखर्जी, इनकी असीम मुखर्जी, समाज पार्टी आपका उत्तर प्रदेश की चुनाव को लेकर क्या आकलन है? जैसा ब्रजेश शुक्ला जी ने कहा, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, ब्रजेश भाई पत्रकार हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, और सच्चाई ये है कि जनता के वोट की अगर हम बात करते हैं तो जनता के मुद्दों की बात भी होना चाहिए, जनता से कनेक्ट होना चाहिए। सरकार जनतंत्र में जनता की ही होती है। हकीकत यह है कि जनता परेशान है सर, महंगाई से परेशान है, जनता समझ ही नहीं पा रही है कि करें क्या। और हकीकत में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, नेस्त नाबूद कर रही है जनता बीजेपी को हटाया जाएगा और हम भी यही चाहते हैं कि बीजेपी हटाई जाए। भारतीय जनता पार्टी, धर्मवीर चौधरी जी क्या चाहते हैं? वो तो वही बताएंगे सर। ओके, ऑलराइट, ब्रजेश शुक्ला जी आप मुझे बताइए कि जब आप जनता के बीच गए, सारे समीकरणों को लकड़ी देंगे, बैसाखी वही देंगे, हालांकि उससे भी काम नहीं चल रहा है। आपस में मत उलझें प्लीज, उनके पास इतनी 5वीं बार दो कमजोर लोग मिलकर क्या करेंगे? रहने दें, आपस में मत उलझें प्लीज। इस बीजेपी को हराने की ताकत बहुजन समाज पार्टी में, थैंक यू। दल में, ओके, ब्रजेश शुक्ला जी, नहीं मुद्दे है। क्या हैं जनता के बीच जो आप महसूस करते हैं कि ये मुद्दे चुनाव में प्रभावी हैं? देखिए, मुद्दे ब्रजेश जी कई हैं। एक बीजेपी के खिलाफ है, जैसे उसमें महंगाई है, उसमें पश्चिम में किसान आंदोलन का भी जो मुद्दा था वो भी है। इसके साथ ही तमाम, जैसे आवारा पशु भी एक मुद्दा है, उसको लेके नाराजगी है किसानों में। जो खरीद अच्छे ढंग से नहीं हो पाई वो भी एक मुद्दा है। और इस समय एक बड़ा मुद्दा है जो खाद की कमी है। ये मुझे कई जगह देखने को मिला, मैं कई जगह गया तो मुझे, अब ये इनके खिलाफ जा रहे हैं मुद्दे, और इनके पक्ष में कुछ मुद्दे हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है कि राशन वितरण करवाया है गांव-गांव में, और उसको इन्होंने उसमें बड़ी मजबूती दिखाई है, वो लोगों तक पहुंचा है राशन। तो लोगों में बहुत लोगों से मिला तो वो कहते हैं कि साहब कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको मिला और जिनको नहीं मिला, इसके बीच अब निर्णय धीरे धीरे माहौल समझ में आएगा। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि मैं कुछ कह दूं, लेकिन इन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब ने अपने अपने बहुमूल्य विचार रखे। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम और इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।